गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो आज हम लोग व्याकरण का अगला पार्ट देख लेते हैं, वो है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह हमें प्रश्न क्रमांक 4 में विराम चिन्ह रहित एक वाक्य दिया जाएगा जिसमें 2 उचित विराम चिन्ह लगाने होंगे और उसके लिए कुल अंक आएंगे 1। तो चलो आज हम लोग देख लेते हैं विराम चिन्ह। अब विराम चिन्हों का उपयोग क्यों किया जाता है वो भी आज हम लोग देख लेंगे। भाषा के द्वारा हम विचारों तथा भावों को प्रकट करते हैं। भावों को स्पष्ट करने के लिए या किसी बात को स्पष्ट करने के लिए हम अपने स्वर में उतार चढ़ाव लाते हैं। कभी प्रश्न पूछते हैं, कभी विस्मय प्रकट करते हैं, कभी बल देकर बात को स्पष्ट करते हैं तो कहीं रुकते हैं। इससे भावों को समझने में आसानी होती है, किंतु लिखित रूप में इन्हें स्पष्ट करने के लिए हम कुछ चिन्हों का उपयोग करते हैं। ये चिन्ह बताते हैं कि वाक्य में कहाँ कितना रुकना है। इन्हीं चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। ये लिखित भाव को स्पष्ट करने में सहायक होती है। सभी भाषाओं में लगभग समान विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो चलो विराम चिन्ह की परिभाषा देख लेते हैं। लिखते वक्त मन के भावों विचारों में स्पष्टता लाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। चलो उदाहरण के साथ हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण है रुको मत खेलो। दूसरा उदाहरण है रुको मत खेलो। यहाँ पर शब्द समान है लेकिन विराम चिन्हों का अलग अलग उपयोग करने के कारण विराम चिन्हों का अलग जगह पर उपयोग करने के कारण वाक्य का अर्थ में बदलाव आया है तथा वाक्य का अर्थ बदल गया है। यहाँ पर पहला वाक्य देख लेते हैं हम लोग। रुको मत खेलो। रुको के बाद यहाँ पर अल्प विराम आ गया है तो वाक्य का अर्थ हो गया कि रुकना है और खेलने के लिए मना किया है। दूसरा वाक्य है रुको मत खेलो। अब मत शब्द के बाद यहाँ पर विराम चिन्ह लगने के कारण तथा अल्प विराम लगने के कारण यहाँ पर वाक्य में के अर्थ में बदलाव ये आया है कि रुको मत खेलो, मतलब रुकना नहीं है, आप लोग खेलते जाओ। तो इस तरह से विराम चिन्हों के कारण वाक्य के अर्थ में पूरी तरह से बदलाव आ जाता है। तो चलो देख लेते हैं विराम चिन्हों के नाम कौन कौन से हैं और उनके चिन्ह कौन कौन से हैं। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है उसका चिन्ह इस तरह से है। अगला है अल्प विराम, उसका चिन्ह यहाँ पर है। अर्ध विराम, उसका चिन्ह इस तरह से है। प्रश्न सूचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क, ये इस तरह से क्वेश्चन मार्क आपको अच्छी तरह से पता है। योजक चिन्ह, छोटी सी लाइन यहाँ पर तथा डैश होता है। अगला है विस्मय सूचक चिन्ह, यहाँ पर इस तरह से विस्मय सूचक चिन्ह लिखा है। इकहरा अवतरण मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, दोहरा इकहरा उद्धरण चिन्ह मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। दूसरा अगला है विराम चिन्ह का नाम दोहरा उद्धरण चिन्ह मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा। अगला विराम चिन्ह का नाम है विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह इस तरह से 2 डॉट और एक डैश हो जाता है। अगला है विराम कोष्टक चिन्ह। अगला विराम चिन्ह है कोष्टक चिन्ह, तो इस तरह से कोष्टक चिन्ह होता है। 11 नंबर का है लाघव चिन्ह, तो यहाँ पर इस तरह का चिन्ह लिखा जाता है। वैसे और भी बहुत सारे विराम चिन्ह है लेकिन हम लोगों को पढ़ने के लिए सिर्फ 11 ही विराम चिन्ह है। तो इस तरह से आज हम लोग देख लेते हैं कि विराम चिन्ह के कारण वाक्य में किस तरह से बदलाव होता है तथा उसकी परिभाषाएं और उदाहरण। चलो पहला विराम चिन्ह हम लोग देख लेते हैं, वो है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह इस तरह से है। पूर्ण विराम कहाँ दिया जाता है? तो पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति तथा वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। यहाँ पर है जैसे राम गाँव गया है, यहाँ पर वाक्य पूर्ण हो गया है तो यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है। तुम बहुत अच्छे हो, यहाँ पर भी पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है। अगला विराम चिन्ह है अल्प विराम। अल्प विराम मतलब इस तरह का अल्प विराम जिसे हम लोग कॉमा कहते हैं। अल्प विराम कहाँ लगाया जाता है कि पढ़ते अथवा लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए तथा एक ही प्रकार के पदों या उपवाक्यों को अलग करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाँ मैं कल स्कूल जाऊंगी, मतलब हाँ के बाद यहाँ पर थोड़ी देर
इस विराम चिन्ह के द्वारा तथा अल्प विराम के द्वारा पता चलता है कि हमें यहाँ पर रुकना है। आगे है रमेश, राम और दीनू क्रिकेट खेलने गए। अब रमेश और राम के यहाँ पर बीच में यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर किस तरह से थोड़ी देर रुकने के लिए हमें इस अल्प विराम चिन्ह का उपयोग कर लेते हैं। अगला विराम चिन्ह है अर्धविराम। उसका चिन्ह इस तरह से लिखा जाता है। अब अर्धविराम कहाँ दिया जाता है? जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक देर रुकना हो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम जहाँ पर रुकना पड़ता है तो वहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे हिम्मत से काम लो, संघर्ष करो, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ तो यहाँ पर इन दोनों भी जगह पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग हो गया है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा जब रुकना होता है और पूर्ण विराम से कम तो इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अगला विराम चिन्ह है प्रश्न सूचक चिन्ह, मतलब क्वेश्चन मार्क। तो प्रश्न सूचक विराम चिन्ह इस तरह से लिखा जाता है। प्रश्न सूचक विराम चिन्ह कहाँ दिया जाता है कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में इस प्रश्न चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो है कि यहाँ पर क्या शब्द के द्वारा प्रश्न पूछा है तो यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह लिखा गया है। अगला उदाहरण है आज कौन आ रहा है। तो यहाँ पर भी कौन के द्वारा प्रश्न पूछा गया है तो इसलिए इस सेंटेंस तथा वाक्य के बाद यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया गया है। अगला चिन्ह है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो समानार्थी या विपरीतार्थी शब्दों को जोड़ने के लिए तथा शब्द युग्म में योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे जीवन में हार जीत होती रहती है, तो यहाँ पर हार और जीत इस शब्द को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का उपयोग किया गया है। अगला उदाहरण है मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर भी माता पिता इस शब्द को जोड़ने के लिए इस योजक चिन्ह का उपयोग किया गया है। इसी के साथ साथ शब्द युग्म में भी योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। हमें प्रश्न आता है कि शब्द युग्म पहचानो, तो वहाँ जहाँ पर इस तरह का योजक चिन्ह होता है तो वहाँ पर शब्द युग्म हो जाते हैं। अगला चिन्ह है विस्मय सूचक चिन्ह, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क। विस्मय सूचक चिन्ह कहाँ दिया जाता है कि जहाँ हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए शब्द या वाक्य के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे अरे राम, बिल्ली तो मर गई। तो अरे राम इस शब्द के द्वारा यहाँ पर जो भाव प्रकट किए गए हैं उसके लिए विस्मय सूचक चिन्ह का उपयोग किया गया है। यहाँ पर दूसरा सेंटेंस है वाह बड़ा आनंद है। तो वाह शब्द यहाँ पर जो भाव दर्शाए गए हैं उसके बाद में यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह का उपयोग किया गया है। तो इस तरह से अपने भावों को प्रकट करने के लिए वाक्य में विस्मय सूचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अगला विराम चिन्ह है इकहरा उद्धरण चिन्ह, जिसे हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी कह लेते हैं। परिभाषा है कि किसी विशेष नाम, विशेष शीर्षक आदि प्रकट करने के लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे सेवा सदन की रचना प्रेमचंद जी ने की थी। तो सेवा सदन ये जो किताब है तो ये दर्शाने के लिए यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मतलब इकहरा उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया गया है। अगला उदाहरण है गोरा रविंद्रनाथ की सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो यहाँ पर भी गोरा ये दिखाने के लिए प्रॉपर विशेष नाम ये दिखाने के लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया गया है। अगला है 8 नंबर का विराम चिन्ह कि दोहरा उद्धरण चिन्ह मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा।
उसकी परिभाषा है तथा दोहरा उद्धरण चिन्ह का उपयोग हम लोग कहाँ कर लेते हैं कि किसी के कहे गए शब्दों को जो का त्यों प्रकट करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे वाक्य में साहब फिर कब आएंगे माँ। अब अपनी जो बातें जैसे कि वैसे लिखने के लिए इस दोहरे उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अगला सेंटेंस है यह तो कोई बहुत बड़ा रईस जान पड़ता है। तो अपने मुंह की बात जैसे कि वैसे लिखने के लिए यहाँ पर भी दोहरे उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया गया है। अगला विराम चिन्ह है विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह का चिन्ह इस तरह से लिखा जाता है। उसकी परिभाषा है जब किसी वाक्यांश के बारे में कुछ विस्तार से कहना हो या किसी पद की व्याख्या करनी हो तो विवरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह का उपयोग करने के बाद पता चलता है कि आगे क्या लिखा है। जैसे संज्ञा के 5 भेद हैं, तो 5 भेद कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर विवरण चिन्ह दिया गया है। कौन कौन से है? एक है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक, चौथा है समूहवाचक और 5 नंबर का है द्रव्यवाचक। मतलब विस्तार से संज्ञा के भेद के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरह से विस्तार से कुछ बताने के लिए तथा किसी पद की व्याख्या करने के लिए विवरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अगला विराम चिन्ह है कोष्टक चिन्ह। तो इस तरह से कोष्टक चिन्ह होता है। उसकी परिभाषा है किसी शब्द या वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करने के लिए तथा उसकी व्याख्या करने के लिए अथवा नाटकों के पात्र के भाव व्यक्त करने के लिए कोष्टक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे राजा क्रोधित होकर, मतलब ये कोई डायलॉग वगैरह नहीं है, तो ये जो भाव है तथा वहाँ पर जो भाव व्यक्त करने के लिए तथा पात्र के भाव बताने के लिए इस कोष्टक चिन्ह का उपयोग किया गया है। राजा सभी अपराधियों को पेश किया जाए। अब मतलब क्रोधित होकर ये उसके भाव है और डायलॉग जो है कि सभी अपराधियों को पेश किया जाए। तो इस तरह से कोष्टक चिन्ह का उपयोग किया गया है। अगला चिन्ह है लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह का इस तरह से लाघव चिन्ह लिखा जाता है। तो लाघव चिन्ह का उपयोग किस तरह से किया जाता है? चलो, किसी शब्द को संक्षिप्त करके लिखते समय उसके पहले अक्षर के बाद लाघव चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर उदाहरण जैसे प्रो व्यास, मतलब प्रोफेसर पूरा शब्द लिखने के अलावा प्रो शब्द लिखकर यहाँ पर लाघव चिन्ह लिखा है और आगे उनका नाम लिखा है व्यास, आज कक्षा में नहीं आएंगे। अगला है प नेहरू, मतलब पंडित नेहरू। यहाँ पर पंडित शब्द लिखना है तो वापस बार बार लिखने के अलावा यहाँ पर लाघव चिन्ह लिखने के कारण हम लोगों को पता चल जाता है कि ये शब्द पंडित शब्द है। और आगे लिखा है पंडित नेहरू बच्चों को प्यारे थे। तो इस तरह से लाघव चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने विराम चिन्ह के उपयोग तथा विराम चिन्ह के नाम और उसके चिन्ह यहाँ पर देख लिए हैं। तो ये प्रश्न हम लोगों को एक ग्रामर पार्ट में 1 मार्क के लिए आता है, लेकिन गद्य में वहाँ पर पूर्ण विराम तथा विराम चिन्हों के नाम भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने विराम चिन्ह और उसके विराम चिन्हों के नाम तथा उनके चिन्ह देख लिए। चलो, व्याकरण का अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, वो है वाक्य शुद्ध करना। यहाँ पर भी हमें व्याकरण में 3 अशुद्ध वाक्य दिए जाएंगे और प्रत्येक वाक्य में 2 अशुद्धियाँ होंगी। इन वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखना होगा। शुद्ध किए गए शब्दों को रेखांकित करना होगा। प्रत्येक अशुद्धि को शुद्ध करने के लिए आधा अंक होगा और कुल मिलाकर हमें यहाँ पर वाक्य शुद्ध करने के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। तो चलो देख लेते हैं बच्चे अक्सर कहाँ पर गलतियाँ करते हैं तथा किस तरह से वाक्य शुद्ध करना चाहिए।
चलो देख लेते हैं वाक्य शुद्ध करना। वाक्य शुद्ध करने के लिए हमें वहाँ पर 2 अंक दिए जाएंगे। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों को लिखने की एक विधि होती है। यदि विधि के अनुसार लेखन करें तो गलतियां नहीं होंगी तथा भाषा शुद्ध होगी। शुद्ध भाषा अपने विचारों को तथा भावनाओं को स्पर्श कर जाती है। अतः भाषा में शुद्ध लेखन आवश्यक होता है। लेखन करते समय वर्तनी को उचित स्थान पर उचित ढंग से रखने पर शब्दों का लेखन सही माना जाता है। सामान्यतः शब्द प्रयोग, लिंग, वचन, कारक और उसकी क्रिया आदि में व्याकरण की दृष्टि से गलतियां होती है जिनसे वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो ऐसे जिससे वाक्य अशुद्ध हो जाता है कि नीचे वाक्य संबंधी कुछ सामान्य अशुद्धियाँ और उनका शुद्ध रूप मैंने यहाँ पर आप लोगों को उदाहरण के तौर पर दिया जाता है कि बच्चे अक्सर गलतियाँ वाक्य लिखते वक्त कहाँ पर करते हैं। जैसे है गलत, पहला एक है कि गलत शब्द का प्रयोग। जैसे उदाहरण है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तो यहाँ पर इस तरह से वाक्य चाहिए कि यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। शब्द वही है लेकिन शब्दों की रचना के कारण वाक्य का अर्थ में पूरी तरह से बदलाव आ जाता है। तो इस तरह से गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा है कि वर्तनी की गलतियाँ, मतलब यहाँ पर उदाहरण है कि पृथ्वी एक गृह है। इसके अलावा हम लोगों को लिखना है, गृह मतलब घर, तो गृह नहीं तो वो है ग्रह। तो यहाँ पर सेंटेंस चाहिए, करेक्ट सेंटेंस है कि पृथ्वी एक ग्रह है। अगला है कि भ्रमित करने वाले शब्द, जैसे अपने माता पिता से मेरा प्रमाण कहना। बहुत बार लिखते वक्त बच्चों को जल्दी में प्रमाण तथा प्रणाम में जमलिंग हो जाती है, उन्हें पता भी नहीं चलता कि हम लोगों ने गलतियाँ कहाँ की है। तो प्रमाण के जगह पर वहाँ पर प्रणाम चाहिए। अगला है कि अर्थभेद। बहुत सारे हमारी भाषा में अलग अलग भाषा के शब्द आ गए हैं तथा अपनी भाषा के शब्द भी दूसरी भाषा में चले गए हैं। तो हम लोगों को हिंदी में, जैसे उदाहरण के तौर पर है कि हिंदी में घड़ियाल मतलब जलचर प्राणी, लेकिन गुजराती में घड़ी को घड़ियाल कहा जाता है। तो इस तरह से अर्थभेद में के कारण भी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है। अगला है मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग। हम लोग बहुत बार लिखते वक्त अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर जाते हैं तो वहाँ पर भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे उदाहरण है कि मुझे भूख लगी है। तो ये भूख, ये जो शब्द है एक मराठी शब्द है, बल्कि उसके अलावा हमें लिखना चाहिए मुझे भूख लगी है। भूख नहीं, क अगर लिखेंगे तो उसका ओ मातृभाषा में शब्द मतलब मराठी में शब्द हो जाएगा। तो उसके अलावा हमें भूख इस तरह से शब्द लिखना है। अगला है कि सर्वनाम के प्रयोगों के कारण भी हमारी गलतियां हो जाती है। जैसे वह लोग चले गए, तो वह के अलावा यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए वे लोग चले गए, मतलब यहाँ पर प्लूरल फॉर्म आ जाना चाहिए। अगली गलती होती है कि विशेषण का अनुचित प्रयोग हो जाता है। जैसे कि उनकी हिंदी मातृभाषा नहीं थी। इसके अलावा उदाहरण होना चाहिए, सही उदाहरण होगा कि हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं थी। अगला है वचन और लिंग के कारण होने वाली गलतियाँ। जैसे मैंने आवाज़ सुना, तो उसके अलावा होना चाहिए मैंने आवाज़ सुनी। अगला उदाहरण है उसका नाक कट गया, तो उसके अलावा सही सेंटेंस होगा कि उसकी नाक कट गई। तो इस तरह से आज हम लोगों ने अगला पॉइंट व्याकरण का देख लिया कि वाक्य शुद्ध करना। धन्यवाद।